सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 25 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 24 पार्ट पढ़ा दिए हैं, तो आप चैनल पर जाके उन वीडियो को देख सकते हो। तो ये जो चैप्टर है वो आपके NIOS वाले स्टूडेंट और साथ में राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उन दोनों ही विद्यार्थियों के लिए ही लाभदायक रहेगा। तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो जैसा कि पाठ का नाम दिया हुआ है कि वस्त्र परिसज्जा, तो देखो हमने वस्त्रों के निर्माण के बारे में पढ़ा कि वस्त्रों का निर्माण किस तरह से होता है, क्या तंतु होते हैं, वस्त्रों की किस तरह से उसमें है ना किस तरह से प्रिंटिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, तो अब वस्त्र परिसज्जा क्या है। देखो वस्त्र यानी कपड़े, परिसज्जा मतलब होता है कि वस्त्रों का रख रखाव किस तरह से करे, है ना, उसमें किस तरह से उसको परिसज्जा दी जाती है, उसकी बनावट में उसमें सुंदरता किस तरह से उसमें लाई जाती है, तो वो कहलाए परिसज्जा। जैसे कि हम अपने घर पर भी वस्त्रों में परिसज्जित करते हैं। जैसे हम जब कभी कपड़े को धोते हैं तो अगर उसमें सलवटें आ जाती है तो उसमें हम उसको प्रेस करते हैं, है ना, उसमें मांड लगाते हैं, उसमें हम नील देते हैं। तो ये सब हम क्या कर रहे होते हैं, वस्त्रों को परिसज्जित कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही जब वस्त्र करगे से बन के आता है तब भी उसमें कुछ परिसज्जा की जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या परिसज्जा की जाती है और किसे हम परिसज्जित वस्त्र कहेंगे, किसको हम अपरिसज्जित वस्त्र कहेंगे, वो सभी हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखो, जब हम वस्त्र खरीदने के लिए बाजार जाते हैं और कई प्रकार के वस्त्र देखते हैं तो खरीदने से पहले उनके बारे में दुकानदार से कई प्रश्न कर जानकारी लेते हैं। तो ये हम सभी करते हैं कि वस्त्र के बारे में हम उसको छू कर देखते हैं, है ना, वो उसका कौन से टाइप का कपड़ा है, ठीक है, वो अवशोषित है कि नहीं, उसका रंग तो नहीं उतरेगा। इस तरह के कई सवाल भी हम जो है दुकानदार से करते हैं। जैसे क्या यह वस्त्र धोने पर सिकुड़ेगा, क्या इसका रंग पक्का है, क्या इसे घर पर धोया जा सकता है या ड्राई क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। कुछ वस्त्रों पर पक्के रंग, सिकुड़न रहित या धोवो और पहनो के निर्देश का लेबल लगा होता है। तो देखो कुछ वस्त्र जो होते हैं उस पर लेबल लगा हुआ होता है कि उसका रंग क्या है, पक्का है, सिकुड़न रहित है यानी उस पर सलवटें नहीं पड़ेगी, और धोवो और पहनो वॉश एंड वियर वाले कपड़े होते हैं। तो इस तरह के लेबल भी उस पर लगे हुए होते हैं। हम लीजी, बीजी, चांदनी, चिनाक, क्रिंकल आदि के नामों से भी परिचित है। अधिकतर इन शब्दों या नामों से हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती। कभी दुपट्टा रंगने वाला कहता है इसे रंगा नहीं जा सकता क्योंकि ये पॉलिस्टर है। क्या इसका अर्थ ये है कि पॉलिस्टर वस्त्रों पर रंग नहीं चढ़ता, परंतु हमें तो विभिन्न प्रकार के पॉलिस्टर दुपट्टे दुकानों पर दिखते हैं। उन्हें कैसे रंगा जाता है। जब हम सूट का कपड़ा खरीदने बाजार जाते हैं तब दुकानदार हमें डिजाइनदार वस्त्र दिखाता है जो बांधनी या बाटिक के होते हैं। ये डिजाइन किस प्रकार बनाए जाते हैं, इस पाठ में हम ऐसे विभिन्न प्रकार के उत्तर पाएंगे। देखो अलग अलग तरह के रंग करना, अलग अलग तरह के डिजाइन करना कपड़े पर, है ना, उसको अलग अलग तरह के बंदेज देना, हाँ, डिजाइन वस्त्रों पर, ये सभी क्या है, ये सारे परिसज्जा है। जो परिसज्जा ही तो है ताकि जो कपड़ा जैसे बन के आ रहा करगे से उसके अंदर फिर उसका रूप है, उसका रंग है ना, उसके अवशोषण की क्षमता है कपड़े की, उन सभी में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। एक वो स्पर्श करने से बड़ा ही मुलायम कपड़ा दिखता है, चटकदार रंगों वाला होता है, अलग अलग डिजाइनों में, अलग अलग प्रिंटों में उपलब्ध हमें हो जाता है। तो ये सभी क्या है, उस कपड़े परिसज्जा की जाती है। तो देखो इस पाठ को पढ़ने के क्या उद्देश्य है। परिसज्जा का अर्थ समझना व वस्त्रों पर इनको लगाने का महत्व बताना, परिसज्जाओं का वर्गीकरण करना और प्रत्येक के महत्व को समझाना, रंजकों के प्रकार व उनके विशिष्ट गुणों की व्याख्या करना, रंगाई की प्रक्रिया के चरणों का उल्लेख करना, बंदेज, बाटिक और प्रिंटिंग की प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। तो ये सभी इस पाठ के उद्देश्य हैं। अब देखते हैं परिसज्जा क्या है। परिसज्जा क्या है। क्या आपने करगे पर बने वस्त्र को देखा है। आमतौर पर यह वस्त्र खुरदरा, दाग धब्बे वाला होता है। देखो करगे पर जो वस्त्र बन के आता है, जो मशीन होती है जहाँ पर वस्त्र का निर्माण होता है, तो वो वस्त्र क्या होता है कि वो खुरदरा होता है, दाग धब्बे वाला होता है तथा इसे ग्रे वस्त्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें ग्रे वस्त्र का मतलब होता है अपरिशोधित कपड़ा, यानी उसमें कोई परिसज्जा नहीं की जाती है, ना ही उसमें कोई रंग दिया जाता है, ना ही उसमें कोई प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, सिर्फ वो ग्रे कपड़ा होता है, उसमें धाग धब्बे लगे हुए होते हैं, खुरदरा कपड़ा होता है। रजाई के खोल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मार्किन कपड़ा पीलापन लिए हुए और गंदा होता है, यह भी ग्रे कपड़ा कहलाता है। पर ज्यादातर कपड़े जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं चिकने, साफ और स्वच्छ होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कपड़ों पर की गई परिसज्जा के कारण होता है। ऐसा क्यों हुआ कि परिसज्जा उस कपड़े पर की गई है।
वस्त्रों पर बुनाई के बाद की जाने वाली कोई भी प्रक्रिया जो वस्त्र के रूप, स्पर्श व उपयोगिता में सुधार लाए परिसज्जा कहलाती है। तो अब देखो, आपको यहाँ परिसज्जा की परिभाषा याद रखनी है कि वस्त्रों पर बुनाई के बाद की जाने वाली कोई भी प्रक्रिया जो वस्त्रों के, यानी बुनाई कर दी उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं, कुछ क्रियाएं वस्त्र पर की जाती है जो वस्त्र के रूप, स्पर्श व उपयोगिता में सुधार लाए परिसज्जा कहलाती है। जब सूती कपड़े पर परिसज्जा की जाती है तब यह अधिक चमकीला, मजबूत व धोने पर सिकुड़न रहित हो जाता है। इसी प्रकार अन्य परिसज्जाएं वस्त्र को कोमल व कड़ा, जल या धब्बा प्रतिरोधक, रंगीन या डिजाइनदार बना दे सकती है। तो अब आप जान गए कि जब वस्त्रों पर परिसज्जा की जाती है तो वो कपड़ा कैसा हो जाता है, कोमल हो जाता है, कड़ा हो जाता है, यानी उसमें कड़कपन आ जाती है, जल तथा धब्बा प्रतिरोधा हो जाता है, यानी वो अब उसमें जल और धब्बे उसमें नहीं लगेंगे, और वह रंगीन और डिजाइनदार भी बन जाता है। अगला है परिसज्जाओं का वर्गीकरण। तो परिसज्जा के बारे में समझ गए होंगे कि परिसज्जा देने के बाद कपड़ा चमकीला, मजबूत, धोने पर सिकुड़न रहित हो जाता है कि अब धोने पर सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा रंगीन हो जाता है, डिजाइनदार हो जाता है, और जल और धब्बे को प्रतिरोधी हो जाता है, कोमल और कड़ा हो जाता है। परिसज्जाओं का वर्गीकरण। अब देखो, परिसज्जा का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है कि किस किस तरह की परिसज्जा की जाती है। परिसज्जाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, स्थायी या नवीनीकरण या अस्थायी परिसज्जा। स्थायी व नवीनीकरण। स्थायी यानी जो हमेशा के लिए उस पर परिसज्जा की गई है, ठीक है, जो परिसज्जा उसमें दी गई है वो अब क्या होगी, वो हटेगी नहीं। इसके अलावा नवीनीकरण यानी अस्थायी परिसज्जा, यानी एक बार परिसज्जा दे दी उसमें, उसके बाद वो हट जाती है, दोबारा हमें उसमें परिसज्जा देनी पड़ती है। जैसे कि मान लो आप कोई कॉटन का कपड़ा लेके आए, उसको एक बार धोया, धोने के बाद उसका कड़कपन चला गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा उसमें मांड देनी पड़ेगी, उसमें कड़क देना पड़ेगा ताकि वो कपड़ा वापस कड़क हो जाए। तो ये क्या हुआ, लेके आने के बाद में उस कपड़े को एक दो बार पहनने के बाद में उसकी बुनाई ढीली हो जाती है और वो कपड़े में कड़कपन चला जाता है। तो वो परिसज्जा कौन सी थी, अस्थायी थी, है ना। अब उसमें आप दोबारा परिसज्जा दे सकते हो, अपने घर पर उसमें मांड या कड़क उसमें दे सकते हो, ठीक है, जिससे वापस कड़कपन उसमें आ जाएगा। दूसरा है आधारभूत या मूल तथा विशिष्ट परिसज्जा। तो इस तरह से परिसज्जा के दो प्रकार हो गए। आधारभूत परिसज्जा आमतौर पर सभी वस्त्रों पर उनके रूप को सुधारने के लिए दी जाती है। देखो, आधारभूत परिसज्जा जो होती है वो सभी वस्त्रों पर दी जाती है ताकि उसके रूप में क्या हो जाए, सुधार हो जाए। विशिष्ट परिसज्जा किसी विशेष कारण या उपयोग की दृष्टि से दी जाती है, जबकि विशेष परिसज्जा कब दी जाती है, किसी विशेष कारण के लिए। मान लो जैसे कि कपड़ा है, अब कपड़े पे हमें ऐसा कपड़ा बनाना है कि वो हमें जलरोधी हो, यानी पानी से हमें बचाए, जैसे कि छत्ते का कपड़ा, ठीक है, छाते का कपड़ा होता है, वो विशिष्ट परिसज्जा उस पर दी जाएगी ताकि वो पानी को रोक सके। रेनकोट का कपड़ा, ताकि वो हमें भिगोए नहीं, पानी को वो रोक सके, तो वो क्या हो गई, उस पर विशेष परिसज्जा दी गई। इसी तरह से जो है ना, अग्निशमन जो होते हैं, यानी कि अग्निशमन जो वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो जो उनका जो जैकेट पहनते हैं, जो उनको आग से उनकी सुरक्षा प्रदान करता है, तो आग रोधी कपड़ा बनाना वो एक विशेष परिसज्जा हो गई। इसके अलावा बुलेट प्रूफ कपड़ा होता है जो सैनिक वगैरह पहनते हैं, तो उस कपड़े पे एक विशेष परिसज्जा दी जाती है ताकि वो गोलियों से बचाव कर सके। तो ये क्या हो गई, एक विशेष परिसज्जा होती है जो विशेष कारण के लिए, विशेष उपयोग के लिए उस कपड़े को प्रदान की जाती है। तो ये तो हो गई विशेष परिसज्जा, ठीक है। अब है परिसज्जा। देखो, अब परिसज्जा के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। पहला अस्थायी, यानी कि सदृढ़ कलप लगाना। तो अस्थायी में क्या हो गया, सदृढ़ होता है, कलप लगाना, इसको दोबारा भी दे सकते हैं हम। स्थायी मर्सरीकरण, वास एंड वीर। मर्सरीकरण मतलब उसमें रंगाई छपाई उसमें पक्की हो जाती है। जैसे कि मर्सरीकरण वाले धागे आते हैं, आप गिट्टी का धागा लेके आते हो, उसका रंग उतरता है क्या, उसका रंग नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता, क्योंकि उसका रंग जो है पक्का किया हुआ होता है, उसमें मर्सरीकरण की हुई होती है, उसमें कुछ कुछ रासायनिक तत्व होते हैं, उसके द्वारा उसको मर्सरीकरण किया जाता है, ठीक है। अगला है वास एंड वियर। तो इसमें अस्थायी में वास एंड वियर आ गया, यानी धोवो और पहनो। आपको उसमें धोकर पहनने वाले जो ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें आपको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, उसमें आपको मान लगाने की भी जरूरत नहीं होती, उसमें आपको कोई जैसे कि नील वगैरह देने की भी जरूरत नहीं होती है। वो ऐसे कपड़े होते हैं जिसको आपको धोते ही पहनते हैं, जैसे पॉलिस्टर वगैरह कपड़े होते हैं जिसमें सलवटें वगैरह नहीं बनती, तो वास एंड वियर वाले कपड़े। आधारभूत परिसज्जा, जिसमें कि मंजाई है, गिरे कपड़ों को विरंजन सदृढ़। तो आधारभूत परिसज्जा में क्या होता है, मंजाई करना। मंजाई के अंतर्गत क्या आता है, जो ग्रे कपड़ों में दी जाती है। जैसे कि जब कपड़ा करघे पे बनता है तो करघे पे बनने के बाद में उसमें कई तरह के दाग धब्बे लगे हुए होते हैं, क्योंकि जब करघे के ऊपर जब कपड़ा बनाया जाता है, जो सूत का उपयोग करघे पे किया जाता है, क्योंकि धागा जो होता है सूत होता है, उसी से तो कपड़ा बनेगा, ठीक है। तो करघे के ऊपर जब वो धागा चलता है कपड़े की बुनाई के लिए, तो उस धागे को आसानी से चले वो कपड़ा, वो धागा, इसके लिए उसमें मोम या कुछ तेल लगाया जाता है धागे के अंदर, जैसे मशीन में तेल देते हैं हम ताकि मशीन आसानी से चल पाए, तो इसी तरह से उस धागे में भी कुछ मोम वगैरह लगाया जाता है, ठीक है। तो मोम लगाने के बाद उस धागे में क्या होता है, थोड़ा चिकनापन आ जाता है ताकि वो आसानी से मशीन पर चल सके और वो आसानी से उसकी बुनाई हो सके, टूटे नहीं बीच में। तो उसमें क्या होता है, वो मोम के है कुछ तेल के धब्बे उस कपड़े में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। वो बनने के बाद वो धब्बे वगैरह उसमें दिखाई देते हैं।
ठीक है। तो जब वो बन के आ जाता है, कपड़ा पूरा बन जाता है, तो फिर उसकी मंजाई की जाती है, यानी मंजाई यानी उस कपड़े को साफ किया जाता है ताकि उसके जो धब्बे हैं, तेल के या मोम के जो दाग धब्बे हैं वो हट जाए। तो वे मंजाई की जाती है, उसको गरम गरम खोलते हुए पानी में उसको धोया जाता है ताकि उसके चिकने दाग हट जाए। ठीक है। तो ये क्या कहलाई, मंजाई कहलाई, जो कि सभी कपड़ों में दी जाती है, क्योंकि कोई भी कपड़ा हो दुनिया का, वो सभी करघे पे तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। क्योंकि जहाँ भी जिस भी करघे पे वो कपड़ा बन रहा है उसमें तो मोम है, तेल तो लगाना ही पड़ेगा ताकि वो धागा आसानी से बुनने में आ जाए। अगला है विशिष्ट, यानी कि विशिष्ट में क्या होता है, मर्सीकरण देना होता है, सिकुड़न नियंत्रण करना होता है, यानी कि ऐसा कपड़ा जिसमें सिकुड़न नियंत्रण वाला उपचार दिया जाता है तो वो दोबारा उसमें सिकुड़न नहीं पड़ती, यानी वो सलवटे रहित हो जाता है। वाश एंड वियर वाला कपड़ा, रंगाई और छपाई आदि वाले कपड़े। ठीक है। तो ये विशिष्ट परिसज्जा वाले हो गए। तो अगर पूछा जाए परिसज्जा के कितने प्रकार है, तो आपको चारों प्रकार याद रखने हैं, इसके उदाहरण भी याद रखने हैं। इसके बारे में आगे विस्तार से बताया हुआ होगा। अक्सर हमारे सामने ये समस्या आती है कि वस्त्रों को धोने व पहनने के बाद उसका कड़ापन खत्म हो जाता है और उस पर सलवटें पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हर बार धोने के बाद कपड़े पर हम कलप लगाते हैं, यानी मांड वगैरह लगाते हैं। कलप बाजार में भी उपलब्ध होती है। तो पहले के लोग तो जब बाजार में कलप उपलब्ध नहीं होती तो क्या करते, चावल का जो पानी होता था, उबले हुए चावल का पानी या मैदा या अरारोट का आटा था, उसको पानी में घोलकर उस सूती कपड़े में दिया जाता था, फिर उसको सुखा दिया जाता था, तो उसमें क्या होता था, कड़प आ जाती थी। तो अब तो बाजार में बने बनाए कलप उपलब्ध होते हैं, तो कलप लगाते हैं और इस्त्री करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ परिसज्जाएं धोने व ड्राई क्लीनिंग तक ही सीमित है या परिप्रभावशाली होती है। तो कुछ परिसज्जाएं तो ऐसी होती है जो धोने तक ही सीमित है, ड्राई क्लीनिंग तक सीमित है। जब हम उसको धो देंगे, ड्राई क्लीनिंग कर देंगे तो उसकी परिसज्जा खत्म हो जाएगी, यानी उसका कड़कपन चला जाएगा और उसका जो सलवटें वापस उसमें पड़ जाएगी। परंतु कुछ ऐसी भी है जो एक बार दी जाए तो कपड़े पर बनी रहती है, जैसे कि सिलवटे प्रतिरोधी व वाश एंड वियर परिसज्जा। इन परिसज्जाओं पर धुलाई, ड्राई क्लीन या इस्त्री करने से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कुछ परिसज्जा ऐसी होती है जो स्थायी होती है ना। उन कपड़ों पर स्थायी रूप से दी जाती है, जो आप चाहे उसको धो लो, है ना, कैसा भी कर लो, लेकिन उसकी परिसज्जा उसकी नहीं जाती, यानी उसमें सिलवटें नहीं पड़ेगी, उसका रंग नहीं जाएगा, उसका कड़कपन नहीं जाएगा, वो उसमें ऐसा कैसा रहेगा। इस प्रकार की परिसज्जा टिकाऊ होती है परंतु घर पर नहीं दी जा सकती। कुछ स्थायी परिसज्जा विशिष्ट व आधारभूत हो सकती है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इसके उत्तर आपको पाठ के पीछे भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो हम आगे पॉइंट पढ़ते हैं। कुछ सामान्य परिसज्जा, अब देखो कुछ सामान्य परिसज्जा कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब हम विभिन्न परिसज्जाओं की मूलभूत विशेषताओं के बारे में विचार करेंगे। पहला है आधारभूत परिसज्जाएं, कि आधारभूत परिसज्जा क्या है। पहला है मंजाई या सफाई। तो आधारभूत परिसज्जा में पहला पॉइंट क्या है, मंजाई और सफाई। अब यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं कि मंजाई किसे कहते हैं, है ना, विशिष्ट परिसज्जा किसे कहते हैं, मर्सरीकरण किसे कहते हैं, इस तरह के प्रश्न आपके इस पाठ से बनते हैं। ये परिसज्जा किसे कहते हैं, परिसज्जा कितने प्रकार की होती है। तो पहला देखते हैं मंजाई या सफाई। ग्रे कपड़े के रूप में प्राप्त वस्त्र, ग्रे यानी अपरिशोधित कपड़े। ग्रे का मतलब क्या होता है, अपरिशोधित कपड़े। ठीक है। जिसमें कोई रंगाई, छपाई, मजाई वगैरह कुछ भी नहीं की गई है, सीधा वो करघे से उतरा है। ग्रे कपड़े के रूप में प्राप्त वस्त्र में प्राकृतिक रूप से कई अशुद्धियां पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से उसमें कई अशुद्धियां पाई जाती है। ये वस्त्र निर्माण के समय लगे हुए तेल, मोम और मेल के धब्बे हो सकते हैं। जब हम निर्माण किया जाता है कपड़े का तब उसमें तेल वगैरह, मोम वगैरह लग जाता है, कुछ मेल लग जाता है, इधर उधर रखते हैं कपड़ों को तो वो गंदे हो जाते हैं। किसी भी परिसज्जा को करने से पहले इन अशुद्धियों को पूर्ण सफाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब कपड़े में कोई परिसज्जा दी जाती है तो इससे पहले जरूरी है कि उस कपड़े का जो मेल है, दाग है, धब्बे है, मोम है, तेल है, इनको हटाया जाए और उसको साफ किया जाए, तभी जाके उसमें वो कोई परिसज्जा दी जा सकती है। यह मंजाई कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, मंजाई। तो आपको यहाँ पूछा जाए कि मंजाई क्या है, तो यही है कि किसी भी परिसज्जा को करने से पहले जो अशुद्धियाँ होती है कपड़े से उसको साफ करना है, क्या कहलाता है, मंजाई कहलाता है। और ये कहाँ से होती है, ये वस्त्र निर्माण के समय लगे हुए तेल, मोम और मेल के धब्बे हो सकते हैं, जो प्राय सभी वस्त्रों को दी जाती है। इसके लिए साबुन व अन्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो मंजाई करने के लिए क्या होता है, साबुन और अन्य रासायनिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। सफाई के पश्चात वस्त्र अधिक चिकना, साफ व अवशोषक बन जाता है। तो ये हो गई मंजाई। अगला है विरंजन करना, यानी कि ब्लीचिंग करना। अब देखो कई बार ब्लीचिंग क्या होता है आप सभी जानते होंगे। ब्लीच करना, ब्लीच क्या होता है, जैसे चेहरे पे ब्लीच किया जाता है तो क्या होता है, चेहरे का जो बाल वगैरह होते हैं उसका रंग चेंज हो जाता है, स्किन के कलर में हो जाता है। तो इसी प्रकार कपड़े पर भी क्या किया जाता है, ब्लीच क्या करता है, कपड़े के रंग को हल्का कर देता है। कई बार क्या होता है, जब कपड़ा करके पे बनता है तो उसमें से व्हाइट कपड़े के अंदर पीलापन आ जाता है। ठीक है। तो जब उसमें ब्लीच दिया जाता है तो उसका पीलापन खत्म हो जाता है। या फिर कोई पहले से उस कपड़े में कोई रंगा हुआ कपड़ा है या रंग है उसके अंदर, तो उस रंग को हटा के कोई दूसरा रंग उसमें रंगना है, तो उससे लिए उस कपड़े पर पहले ब्लीच किया जाएगा ताकि वो रंग उसका साफ हो जाए। जब वस्त्र तैयार होते हैं
तब वह अशुद्ध व रंग सामग्री की उपस्थिति के कारण एकदम सफ़ेद रंग के नहीं होते। तो वो क्या होते हैं, अशुद्धियाँ होती है, यानी कि उसमें दाग है, तेल और मोम के दाग लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई रंग संगम सामग्री उसमें लग जाती है ना, जिसके कारण वो एकदम सफ़ेद नहीं होते। उन्हें सफ़ेद व हल्के रंग में रंगने से पहले विरंजन क्रिया की जाती है। वस्त्र के अनुसार उपयुक्त विरंजन पदार्थों का चयन करके वस्त्रों को रंग हटाया जाता है। तो वस्त्रों के अनुसार, यानी किस टाइप का वस्त्र है उसके अनुसार उपयुक्त पदार्थों से उसको विरंजन किया जाता है, ताकि उसके रंग को क्या करें, हटा दिया जाता है। विरंजन क्रिया सूत, ऊनी व सिल्क के कपड़ों पर की जाती है। मानव निर्मित वस्त्रों पर विरंजन क्रिया नहीं की जाती, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से सफ़ेद ही होते हैं। क्या आपको कुछ मानव निर्मित वस्त्रों के नाम याद है? मानव निर्मित जो कि मानव खुद बनाता है, जैसे कि पॉलिस्टर वगैरह है, लॉयलॉन है, रियोन है, ठीक है। विरंजन क्रिया बहुत सावधानीपूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि रंग को हटाने वाला रासायनिक पदार्थ कपड़े को भी कुछ हद तक हानि पहुंचा सकता है। तो जब भी विरंजन किया जाए तो वो बहुत ही सावधानीपूर्वक क्रिया की जाती है, क्योंकि जो रंग हटाने वाला कपड़ा है, यानी कि विरंजन यानी कि रंग को हटाना है ना, तो ये हटाने वाला जो पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, वो कपड़े को कुछ हानि भी पहुंचा सकता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक सार्वभौमिक विरंजन। अब आपको इस शब्द का नाम याद रखना, ये जो शब्द है ना, ये रासायनिक तत्व है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये सार्वभौमिक विरंजन, यानी इस विरंजन का प्रयोग सभी जगह सभी कपड़ों पर किया जाता है, जिसका सभी प्रकार के वस्त्रों पर उपयोग किया जा सकता है। अगला है संदृढ़न, यानी कि संदृढ़न यानी होता है स्टीफनिंग, है ना। संदृढ़न का अर्थ है सामान्य तौर पर जो वस्त्र लचीला हो वह संदृढ़न के पश्चात कड़क बन जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जो लचीला कपड़ा होता है, बहुत नरम कपड़ा होता है, तो संदृढ़न करने के बाद में वो कपड़ा क्या हो जाता है, कड़क बन जाता है। घर पर आप अपने कपड़ों को किस प्रकार कड़क बनाते हैं? हाँ, हम करते हैं ना, अरारोट का प्रयोग करते हैं, हम चावल के आटे का प्रयोग, पानी का प्रयोग करते हैं, उबले हुए चावल का जो पानी होता है, मांड होता है, उसका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन आजकल तो बने बनाए कड़क जो है, वो कलप जो है बाजार में उपलब्ध होते हैं, तो हम उसका भी हम उपयोग करते हैं। किसमें? जो भी सूती कपड़े होते हैं, सूती साड़ियाँ होती है, सूती दुपट्टे होते हैं, उसको कड़कपन करने के लिए, ठीक है। हाँ, आप अरारोट, मैदे का कल्प या चावल का मांड प्रयोग करते हैं। रेशमी कपड़ों को कड़क बनाने के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता है। कड़ेपन से वस्त्र भारी, चिकना व चमकीला बन जाता है। कई बार दुकानदार इसका लाभ उठाकर ग्राहकों को ठगते भी है। दुकानदार क्या होता है, कोई पुराने वस्त्र होते हैं उसको बहुत ज़्यादा कड़क कर देते हैं, तो वो ऐसे नया लगने लग जाता है, तो उससे ग्राहकों को ठगते भी है। आपने देखा होगा कि कुछ वस्त्रों को यदि हाथ से रगड़ा जाए तो सफ़ेद पाउडर झड़ता है। ऐसा कपड़े को अधिक मात्रा में कल्प लगाने के कारण होता है। घटिया वस्त्रों को अधिक मात्रा में कल्प लगा दिया जाता है। ऐसे वस्त्रों को नहीं खरीदना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि उसमें कड़प लगाने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो कड़कपन आ जाता है, जबकि वो घटिया होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वस्त्रों को नहीं खरीदना चाहिए। अगला है विशिष्ट परिसज्जा। अब देखो, एक तो आधारभूत परिसज्जा थी जो हमने पढ़ा, जो सभी कपड़ों में दी जाती है। अब है विशिष्ट परिसज्जा, जो विशेष परिसज्जा होती है। उसमें पहला है मर्सरीकरण। तो आपको ध्यान रखना मर्सरीकरण क्या है, विशेष परिसज्जा में मर्सरीकरण क्या है, इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आधारभूत परिसज्जा मंजाई करना और विरंजन करना, ठीक है। तो ये आधारभूत परिसज्जा के अंतर्गत आती है। कड़प देना, ठीक है, यानी कि संदर्भन करना, ये तो सभी कपड़ों में की जाती है। अब है विशिष्ट परिसज्जा, पहला है मर्सरीकरण। परिसज्जा से पहले सूती कपड़ा निष्प्रभ व खुरदरा होता है। जब परिसज्जा नहीं की जाती है तो सूती कपड़ा क्या होता है, निष्प्रभ, यानी इसमें कोई प्रभाव नहीं होता, खुरदरा होता है, जिस पर आसानी से सिलवटें पड़ जाती है। जब रासायनिक पदार्थों जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग से इस सूती वस्त्र पर मर्सरीकरण किया जाता है तो ये मजबूत, चमकीला और रंग आसानी से अवशोषित करने वाला बन जाता है। ये एक स्थायी परिसज्जा है। तो ये जो परिसज्जा उस पर की जाती है, कौन सी? सोडियम हाइड्रोक्साइड से परिसज्जा उस पर की जाती है, किस पर? सूती वस्त्र पर। तो ये क्या कहता है, यही मर्सरीकरण कहलाता है, ठीक है। जिससे वो कपड़ा क्या हो जाता है, मजबूत बन जाता है, चमकीला हो जाता है और आसानी से रंग पकड़ने वाला हो जाता है और अवशोषण करने वाला बन जाता है ना। तो ये परिसज्जा कौन सी होती है? स्थायी परिसज्जा होती है। तो पूछा जाए मर्सरीकरण किसे है, किसे कहते हैं, तो मर्सरीकरण एक रासा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से के उपयोग किया जाता है, यानी एक रासायनिक पदार्थ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे उपचार उस वस्त्र को किया जाता है, जिसके कारण वो वस्त्र जो है, वो धागा या वस्त्र है, वो मजबूत, चमकीला, रंग आसानी से अवशोषित करने वाला बन जाता है, ठीक है। इसे ही मर्सरीकरण कहते हैं और ये एक स्थायी परिसज्जा है। आजकल ये परिसज्जा सूती वस्त्र पर नियमित रूप से की जाती है। इस सिलाई के उपयोग में आने वाले धागे भी मर्सराइज किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? तो सिलाई के उपयोग में आने वाले धागे को भी मर्सरीकरण की जाती है। क्यों? क्योंकि हमें जिस कलर का कपड़ा सिलना होता है उसी कलर का हम धागा लेके आते हैं। अगर उसके धागे पर मर्सरीकरण नहीं की जाएगी, उस पर पक्का रंग नहीं चढ़ाया जाएगा, ठीक है, अवशोषित नहीं की जाएगी, तो फिर वो धागा क्या होगा, जैसे ही हम कपड़े को धोएंगे वो धागा तो अपना रंग छोड़ देगा, तो वो तो अपना रंग दिखाने लग जाएगा, वो कपड़ा खराब हो जाएगा, ठीक है, और धागा दिखेगा उसके अंदर लगा हुआ। तो इसलिए मर्सरीकरण करना जरूरी है। तो मर्सरीकरण कौन से पदार्थ से किया जाता है? सोडियम जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका नाम याद रखना है,
क्यों की जाती है? ताकि कपड़ा मजबूत हो जाए, चमकीला हो जाए और रंग आसानी से अवशोषित करने वाला हो जाए। तो ये मर्सरीकरण की प्रक्रिया है। ये आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मर्सरीकरण किसे कहते हैं। अगला है सिकुड़न नियंत्रण। सिकुड़न नियंत्रण का मतलब होता है कि ऐसा कपड़ा जिसके अंदर आप धो भी लोगे तो उसमें सिकुड़न नहीं पड़ेगा, उसमें सलवटे नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कुछ उसको परिसज्जा पहले से प्रदान की जाती है जो स्थायी होती है। जब आपकी नई कमीज धोने के बाद छोटी हो जाती है तब क्या होता है कि कई बार हम कुछ कपड़े लाते हैं, जैसे कि ब्लाउज वगैरह सिलना होता है, अस्तर के कपड़े होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जब उसको लेके आते हैं तो उससे पहले, लगाने से पहले आप क्या करते हो, उसको धोते हो। क्यों? ताकि उसका जो सिकुड़न है वो कम हो जाए। जैसे कि साड़ी की फॉल होती है, तो साड़ी की फॉल को जब लगाई जाती है तो उससे पहले क्या करते हैं, उसको धोते हैं ना। क्यों धोते हैं? ताकि उसके सलवटे वगैरह, उसका मांड वगैरह निकल जाए। और सलवटे अगर वो थोड़ा सिकुड़ेगा भी तो जितना सिकुड़ना होगा सिकुड़ जाएगा। उसके बाद हम उसको प्रेस करके साड़ी पर लगाते हैं। वरना ऐसे धो के लगा दोगे तो फिर आप साड़ी को धोगे तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, या फिर वो सिकुड़ेगा और साड़ी की बनावट को छोटी कर देगा, या फिर उसमें सलवटें दिखेगी। तो जब आपकी नई कमीज धोने के बाद छोटी हो जाती है तब आप क्या करते हैं, धोने के पश्चात वस्त्र के आकार में छोटा होना ही सिकुड़न कहलाता है। तो सिकुड़न किसे कहते हैं कि जब धोने के बाद जो वस्त्र है वो छोटा हो जाता है, वो सिकुड़न कहलाता है। यदि वस्त्र पर लगे लेबल पर सेन्फोराइज या सिकुड़न प्रतिरोधी या एंटी श्रिंक लिखा हो तो इसका अर्थ है कि वस्त्र में सिकुड़न नियंत्रण के लिए परिसज्जा की गई है। तो देखो, वस्त्र पर जो लेबल लगा हुआ होता है उस लेबल पर अगर ये चीज़ें लिखी हुई है, सेन्फोराइज, सिकुड़न प्रतिरोधक या एंटी सिंक्रिन तो लिखा है, तो इसका अर्थ ये है कि वस्त्र में सिकुड़न नियंत्रण है। यानी कि आप वस्त्र को धोगे तो उसमें कोई सिकुड़न या सलवटें नहीं पड़ेगी, सिकुड़न नहीं पड़ेगा, यानी वो छोटा नहीं होगा। ऐसा वस्त्र धोने पर छोटा नहीं होगा। यदि वस्त्र पर यह लेबल नहीं लगा है तब आप घर में ही वस्त्र को सिकुड़न रहित कर सकते हैं। हो सकता है आप ऐसा करते भी हो, जैसे कि साड़ी की फॉल है ना, साड़ी पर फॉल लगाने से पहले या कपड़े से सूट बनाने से पहले आप कपड़े को पानी में कुछ देर भिगोकर रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि जितना सिकुड़ना होगा वो सिकुड़ जाएगा। कपड़ा खरीदते वक्त आवश्यकता से कुछ अधिक ही कपड़ा खरीदकर इसको पानी में रात भर भिगोइए, निचोड़िए और सुखाइए। इस प्रकार के वस्त्र से बना कपड़ा धोने पर फिर नहीं सिकुड़ेगा। अगला है जल अवरोधन यानी कि वाटर प्रूफिंग। ठीक है, जैसे कि बरसाती कपड़ा होता है, रेनकोट का कपड़ा होता है, छाते का कपड़ा होता है, तिरपाल होता है, ये सभी क्या होते हैं, ये कपड़े जल अवरोधक होते हैं। उनको इस तरह की परिसज्जा की जाती है, कुछ रासायनिक परिसज्जा की जाती है ताकि उसमें ऐसा गुण उत्पन्न हो जाए कि वो पानी को रोक सके। तो यह भी विशेष परिसज्जा के अंतर्गत ही आता है। तो जल अवरोधन, बरसाती छाते व तिरपाल में प्रयुक्त होने वाले वस्त्रों में रासायनिक क्रिया द्वारा जल अवरोधक गुण उत्पन्न किए जाते हैं। इस प्रकार की परिसज्जा को वाटर प्रूफिंग कहते हैं। और ये एक स्थायी परिसज्जा नहीं, ये जाती नहीं है। छाता भीग जाता है तो फिर क्या ऐसा थोड़ी ना है कि दोबारा उसको परिसज्जा की जाती है ना। कितनी बार भी उपयोग करो आपको उसको, वो पानी को रोकेगा ही रोकेगा। ठीक है, तो ये स्थायी परिसज्जा उसको दी जाती है। अगला है पार्चमेंटीकरण। क्या आपने ऑर्गेनिक वस्त्र में दूसरे वस्त्रों से कुछ भिन्नता पाई है? देखो, ऑर्गेंडी कपड़ा आता है, इसमें पार्चमेंटीकरण की क्रिया की जाती है। तो क्या आपने ऑर्गेंडी वस्त्र में दूसरे वस्त्रों से कुछ भिन्नता पाई है? ये झीना लेकिन कड़क होता है। तो ये कपड़ा कैसा होता है? झीना होता है और कड़क होता है। ये पारदर्शी भी है और धोने के उपरांत भी इसका कड़ापन बना रहता है। ऐसा पार्चमेंटीकरण परिसज्जा के कारण होता है। तो क्यों होता है ये कि पार्चमेंटीकरण में क्या होता है कि ये कपड़ा झीना होता है। ठीक है, ये जो पार्चमेंटिंग वाला कपड़ा होता है, जो ऑर्गेंडी कपड़ा कहलाता है, वो कपड़ा झीना होता है। ये कई बार दुपट्टे वगैरह आप देख के आते हो कि वो पारदर्शी होते हैं, एक वो इतना झीना होता है कि आजू बाजू भी आर पार भी दिखाई दे जाता है उसमें। ठीक है, और कड़कपन भी लिए हुए होता है। तो ये कड़क होता है, ये पारदर्शी भी होता है और धोने के उपरांत भी इसका कड़कपन बना ही रहता है, वो ऐसा जाता नहीं है। ऐसा पार्चमेंटीकरण परिसज्जा के कारण होता है जो वस्त्रों को स्थायी कड़ापन देती है। इस कारण ऑर्गेंडी साड़ी को स्टार्च लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगला है वॉश एंड वियर वाला कपड़ा। वॉश एंड वियर यानी कि धो और पहनो। ठीक है, ऐसा कपड़ा। आप जानते हैं कि सूती वस्त्र उपयोग करने से बुरी तरह मूझ जाते हैं। मूझ जाने यानी सूती कपड़ा हम बार बार प्रयोग करते हैं तो बुरी तरह से मूझ जाते हैं ना। वॉश एंड वियर परिसज्जा के कारण वस्त्रों की देखरेख आसानी हो जाती है। तो सूती कपड़े में तो क्या होता है, वो जितनी बार धोगे उतनी बार आपको प्रेस करना पड़ेगा, मान लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो मूझ जाते हैं। जबकि वॉश एंड वियर वाले कपड़े कुछ इस तरह के आते हैं कि उसको धो और आसानी से उसका रखरखाव होता है, धो और पहन लो। ठीक है, उस पर कुछ दोबारा आपको परिसज्जा करने की जरूरत नहीं होती है। वॉश एंड वियर परिसज्जा के कारण वस्त्रों की देखरेख आसान हो जाती है क्योंकि इन्हें बार बार इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं रहती। वस्त्रों पर सलवटें भी कम पड़ती है। ये परिसज्जा भी स्थायी होती है और इसके लिए रेजिनुमा रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अगला है रंगाई और छपाई। तो ये भी कौन सी है? विशेष परिसज्जा के अंतर्गत आती है। बाजार में उपलब्ध वस्त्र सफेद, रंगीन, डिजाइन या फिर सादे रंगों के मिलते हैं। वस्त्रों पर रंगने और डिजाइन बनाने की प्रक्रिया को रंगाई व छपाई करना कहते हैं। तो वस्त्रों पर जो रंगना होता है,
है ना, कुछ डिजाइन बनाना होता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, रंगाई छपाई करना कहते हैं। रंगाई से संपूर्ण कपड़े पर रंगा जाता है। तो रंगाई में तो क्या होता है, पूरे कपड़े को उसको रंगा जाता है, जबकि कपड़े में कुछ खास हिस्सों पर रंगों से डिजाइन बनाने को छपाई कहते हैं। तो पूछा जाए रंगाई किसे कहते हैं, तो पूरे कपड़े को रंगना, मान लो आपको एक रेड कलर का कपड़ा रंगना है, तो पूरे कपड़े को रेड कलर का रखोगे। अब उस पर मान लो कहीं की डिजाइन बनानी है आपको, ठीक है, कुछ बूटे बनाने, तो वो क्या कहलाए, कुछ डिजाइन बनाते हैं, वो छपाई कहलाई, जो आपके कुछ खास हिस्सों पर बनाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रंगीन व छपे हुए कपड़ों का रंग पक्का होना चाहिए, क्योंकि यदि रंग धोने, रगड़ने या इस्त्री करने से निकल जाए तो डिजाइन भी खराब हो जाएगी, तो डिजाइन भी खराब हो जाती है। पक्के रंग की पहचान करने के लिए एक गीले सफ़ेद रुमाल को रंगीन कपड़े पर रगड़िए। यदि रंग रुमाल पर लग जाए तब रंग पक्का नहीं है। ऐसे कच्चे रंग के वस्त्र न खरीदे, तो ऐसे कच्चे रंग के वस्त्र भी आपको नहीं खरीदने। यदि आपने कच्चे रंग का नया सूती वस्त्र खरीदा हो तो उसे नमक वाले पानी में भिगोकर रखें, इससे रंग कुछ हद तक पक्का हो जाएगा। अब ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है, इसके आंसर आपको पीछे मिल जाएंगे। आगे है रंगाई रंग से परिसज्जा, कि रंगाई और रंग से किस तरह से परिसज्जा की जाती है। वस्त्र पर रंग प्रयोग करने की प्रक्रिया को रंगाई कहते हैं। तो हमने पढ़ा है कि वस्त्र पर रंग प्रयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रंगाई कहलाती है। सामान्यतः वस्त्रों पर रंगाई छपाई का काम मूल परिसज्जा के बाद, परंतु अन्य परिसज्जाओं से पहले ही किया जाता है। परंतु प्रश्न उठता है कि हम कपड़े रंगते क्यों हैं। रंगाई मुख्यतः कपड़े को रंग कर उसकी रूप परिसज्जा को सुधार लाने के लिए की जाती है। यानी कि जब करघे से कपड़ा आता है तो फीका होता है, अपरिशोधित होता है ना, लेकिन जब रंगाई की जाती है तो उसके रूप में सुधार आ जाता है और हमें अलग अलग रंगों के अलग अलग वेरायटी के कपड़े हमें उपलब्ध हो जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। रंजक का मतलब होता है रंग, कि किस किस तरह के रंग होते हैं। तो रंग कैसे होते हैं, प्राकृतिक रंग भी होते हैं और कुछ रासायनिक रंग होते हैं। आपने पहले के ज़माने में देखा होगा या सुना होगा कि पहले लोग क्या करते थे, रंगते कैसे थे, जैसे कि हल्दी के रंग से कपड़े को रंगते थे, या फलों के रंग से, जैसे चुकंदर का रंग है ना, उसके रंग से कपड़ों को रंगते थे, मेहंदी के रंग से रंगा जाता था। तो ये तो प्राकृतिक रंग होते हैं जो कि पर्यावरण के सहिष्णु होते हैं, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये प्रक्रिया बड़ी ही कठिन होती है, बड़ी ही जटिल प्रक्रिया होती है। दूसरा होता है रासायनिक रंग। तो आजकल ऐसे रंग उपलब्ध जो हमारे कपड़े रंगे जाते हैं वो सारे के सारे रासायनिक रंगों में होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर रंजकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। रंजक का मतलब समझ गए हो गया आप, रंजक का मतलब होता है रंग। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है रासायनिक। तो प्राकृतिक में आ गया केसर है, मेहंदी है, नील है ना, ये सारे कौन से रंग हो गए, प्राकृतिक रंजक हो गए, जैसे हल्दी है ना। रासायनिक रंजकों में अम्लीय रंजक होते हैं, क्षारीय रंजक होते हैं, एजोइक होते हैं, है ना, स्वतः रंजक होते हैं, परिरक्षित रंजक होते हैं, प्रतिधारी रंजक होते हैं, वेट रंजक होते हैं। ये रंजकों के नाम हैं। रंजक को रंग भी कहते हैं। तो आगे बात समझ में, मैंने बताया कि रंजक को रंग भी कहते हैं। आइए अब प्रत्येक समूह को देखें। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक रंजक क्या है और रासायनिक रंजक क्या है। प्राकृतिक रंजक, यह रंजक प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों जिससे बनाए जाते हैं, जैसे कि पौधे, कीट, खनिज आदि से। रासायनिक रंजक, यह रंजक प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त नहीं होते, ये विभिन्न रासायनिक पदार्थों को संश्लेषित करके बनाए जाते हैं। रासायनिक रंजक सस्ते, उपयोग में आसान और पक्के होते हैं और ये जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो हमने देखा रासायनिक रंजन पानी को क्या करते हैं, प्रदूषित भी करते हैं। आपने देखा होगा कई भी रंगने वाली फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, तो उससे अब रंगने में पानी का तो उपयोग होगा, तो रंगने वाली फैक्ट्रियाँ होती है, उससे जो प्रदूषित पानी निकलता है और रंगीन पानी निकलता है, वो कहीं ना कहीं किसी नदी नाले में जाके मिलता है और उस पानी को, नदी नाले के पानी को भी क्या करता है, प्रदूषित कर देता है। रंगाई के चरण, अब देखो रंगाई किस किस तरह से की जाती है। बाजार में न केवल रंगे हुए वस्त्र बल्कि सिलाई बुनाई के धागे भी विभिन्न रंगों में मिलते हैं। आइए देखिए रंगाई किन किन अवस्थाओं में की जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि रंगाई की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, ठीक है, ये कौन कौन से चरण होते हैं। तो पहला है तंतु अवस्था। तंतु यानी छोटे छोटे तंतु होते हैं, जो कपड़े की मूल इकाई होता है, धागे की मूल इकाई तंतु है, उस तंतु को पहले रंगा जाता है, ठीक है। अगर तंतु से क्या बनता है, सूत बनता है, तंतु से धागा बनता है, तो फिर धागों को भी रंगा जाता है। तो पहले तंतु की अवस्था पर रंगाई की जाती है, तो उसको तंतु अवस्था कहते हैं। अगर सूत को और धागे को रंगा जाता है तो उसको जो सूत अवस्था कहते हैं। सूत से धागे से क्या बन जाता है, कपड़ा बन जाता है ना। तो कपड़े को जब रंगा जाता है तो कपड़ा अवस्था कहलाएगी। तो इस तरह से अलग अलग अवस्था है। तो पहला तंतु अवस्था, इस अवस्था में प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों ही प्रकार के तंतु रंगे जा सकते हैं, परंतु तंतुओं पर एक समान और पक्का रंग चढ़ता है। परंतु बाद में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में बहुत से तंतु खराब हो जाते हैं। अब देखो तंतु क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जब तंतु को रंगा जाता है तो कई तंतु क्या होते हैं, बहुत खराब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो कई प्रक्रियाओं के अंतर्गत तंतु खराब हो जाते हैं, तो इसमें नुकसान ज़्यादा होता है। अगला सूत अवस्था, सूत यानी धागे की अवस्था पर रंगना। तंतु से सूत बन गया, अब देखो ये सूत बना है, धागे को रंगा जा रहा है। कई बार सूत को भी रंगा जाता है, विशेषकर यदि उन्हें सूत अवस्था में ही बेचना हो, जैसे धागे को बेचा जाता है
है ना। तो अगर उनको सूत की अवस्था में, धागे, सूत मतलब धागा, तो सूत की अवस्था में अगर उसको बेचना हो तो सूत को भी रंगा जाता है। जैसे कि आप गिट्टी वगैरह खरीदते हो बाजार से, धागे वगैरह खरीदते हो रंगीन, है ना, तो सूत स्तर पर उनको रंगा जाता है, विशेषकर यदि उन्हें सूत अवस्था में ही बेचना हो। कढ़ाई के सूत, सिलाई के सूत व बुनाई के सूत की रंगाई इसी अवस्था में की जाती है। अगला है वस्त्र अवस्था। अब देखो, करघे पर वस्त्र बना दिया गया, ठीक है, यानी कि सूत से धागा बनाया, यानी कि सॉरी तंतु से सूत बनाया, सूत यानी धागा बनाया, फिर उन धागों से क्या बनाया, वस्त्र बना दिया। अब फिर वस्त्र को क्या किया जाता है, रंगा जाता है। यह वस्त्र रंगने की सबसे अधिक प्रचलित अवस्था है। तो ये वस्त्र को रंगने की सबसे अधिक प्रचलित अवस्था है। ज़्यादातर वस्त्र जो एक रंग में रंगे जाते हैं इसी अवस्था में रंगे जाते हैं। ये रंगाई की त्वरित विधि, त्वरित यानी जल्दी से रंगने वाली विधि है, और इसमें रंगों का मिलान करना आसान होता है। मिश्रित वस्त्रों को भी इस अवस्था में आसानी से रंगा जा सकता है। अगला है कपड़ों की रंगाई। कभी कभी कपड़ा सिलने के बाद उन्हें रंगने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए दुपट्टे बाद में भी रंगे जाते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि कपड़ा बन गया, ठीक है, या कोई कुछ कपड़े ऐसे होते हैं सिलने के बाद भी रंगे जाते हैं, जैसे कि डबल रंग के लहंगे वगैरह होते हैं तो उसको सिलने के बाद में उसको रंगा जाता है ना। कुछ दुपट्टे होते हैं, जो दुपट्टे होते हैं तो दुपट्टे को भी कपड़ों की स्तर पर रंगा जाता है। तो बन गया कपड़ा, उसके बाद उसकी रंगाई की जाती है। रंगाई व छपाई द्वारा डिजाइन बनाना। वस्त्र पर डिजाइन बनाने के लिए रंगों को सावधानी पूर्वक चुने हुए स्थान या आकृति पर लगाना चाहिए। यह कार्य निम्न तकनीकों के उपयोग से की जा सकती है। बंदेज, बॉटिक और ब्लॉक प्रिंटिंग। देखो क्या होता है इसके अंतर्गत कि जब कपड़ा रंग गया, रंगाई और छपाई के जरिए उस कपड़े पे क्या बनाई जाती है, डिजाइन बनाई जाती है। तो तब हमें अलग अलग तरह के डिजाइन में कपड़े उपलब्ध होते हैं, अलग अलग बेल बूटे उसमें बने हुए होते हैं, ठीक है। तो किस तरह से की जाती है, तो पहला होता है बंदेज, है ना। बंदेज के अंतर्गत भी उसमें अलग अलग डिजाइन बनाई जाती है। तो पहले हम बंदेज के बारे में पढ़ेंगे। तो बंदेज को टाई एंड डाई भी कहा जाता है। आपने बांधनी से बने आकर्षक दुपट्टे देखे ही होंगे। बांधनी यानी बंदेज वाले जो छोटी छोटी बुंदी होती है उसके अंदर ऐसे दुपट्टे देखे ही होंगे, जिसमें पूरा वस्त्र सफेद बिंदुओं से भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह का प्रभाव किस प्रकार वस्त्र पर प्राप्त किया जाता है? यह रंगाई की एक विधि बंदेज से संभव होती है, ये संभव हुआ है। बंदेज रंग प्रतिरोधक की एक प्रक्रिया है। तो बंदेज यानी बांध देना, उस जगह से कपड़े को बांध दिया जाता है, छोटी छोटी बूंदों में बांध दिया जाता है, फिर उसको रंगा जाता है। तो जहाँ से वो बंधा हुआ है वहाँ पर रंग नहीं चढ़ता है, ठीक है। तो ये बंदेज रंग प्रतिरोध यानी वहाँ पर रंग का प्रतिरोध कर दिया जाता है, रंग की रुकावट की जाती है और वहाँ पर रंग नहीं चढ़ता, और फिर बाद में धागों को खोल लिया जाता है। यह एक प्रक्रिया है। रंग प्रतिरोध का अर्थ है कि वस्त्र में कुछ ऐसा किया जाए ताकि रंग के लिए अवरोध उत्पन्न हो जाए, यानी कि वस्त्र में कुछ ऐसी क्रिया की जाए ताकि वो रंग के लिए क्या हो जाए, वहाँ अवरोध उत्पन्न हो जाए, उस स्थान पर रंग ना चढ़े। किसी स्थान विशेष को बांधकर रंगने से बंधे हुए स्थान पर रंग प्रवेश नहीं कर सकता। तो जिस स्थान को बांध दिया जाता है, छोटी छोटी बूंदे जगह जगह बांध दी जाती हैं कपड़े में, तो उस स्थान पर क्या नहीं चढ़ता, उस स्थान पर रंग नहीं चढ़ सकता। इस बांधने की प्रक्रिया में वस्त्र में कुछ चुने हुए भागों को डिजाइन के अनुसार बांध देते हैं। परिणाम स्वरूप रंग उन कुछ बंधे हुए हिस्सों में नहीं जा पाता। इस प्रक्रिया से आप विभिन्न प्रकार की डिजाइनों की रचना कर सकते हैं। बांधनी के अनेक तरीके हैं, इनमें से कुछ निम्न प्रकार है। अब बांधनी के भी क्या, बंदेज के भी अनेक तरीके हैं। पहला है मार्बल या गोला बनाकर। देखो ये गोला बनाया तो जहाँ जहाँ से धागा लपेटा हुआ है वहाँ पर रंग नहीं चढ़ेगा, वो धागे पे चढ़ के रह जाएगा। कपड़े को मुट्ठी में मोड़ तोड़ कर पकड़ कर विभिन्न स्थानों पर बांध दीजिए। फिर कपड़े को रंग कर सूखे कपड़े को खोल कर देखिए, तो इस तरह से उसमें रंग चढ़ जाएगा। दूसरा बांधना, कपड़े को एक बिंदु से उठाकर समान दूरी पर धागे से बांध दीजिए। तो एक समान, जैसे ये बांधा हुआ है, समान दूरी पर क्या कर दिया, उसको बांध दिया। गांठ बांधना, अब देखो ये चुन्नटे बांध दी जगह जगह पर, इसी गांठ बांध दी है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये रंग नहीं चढ़ेगा। डिजाइन के अनुसार कपड़े पर गांठें बांध दी और फिर रंगाई कर ले। तह लगाना, अगला है तह लगाना। तह लगाने में क्या हुआ, कपड़े की तह भिन्न भिन्न प्रकार से लगाकर उसे बांधकर डिजाइन बनाए। वस्तु बांधना, कुछ मोती या पत्थर ले उन्हें वस्त्र पर डिजाइन के अनुसार बांध कर रंगे। टिट्रिक विधि, वस्त्र पर कच्चे टांके से डिजाइन बनाए और फिर धागे को खींचकर बांधकर रंग दे। ये भी प्रक्रिया है, जैसे कि विधि बनाई टिट्रिक विधि के अंतर्गत, ठीक है। अगला है बाटिक विधि। बाटिक रंग प्रतिरोधक की एक अन्य तकनीकी है। देखो यहाँ से प्रश्न बनता है कई बार कि बाटिक किसे कहते हैं, है ना। तो बाटिक आपको अच्छे से समझ के जाना है, कई बार प्रश्न बनता है बाटिक वाला। तो बाटिक में क्या होता है कि बाटिक रंग प्रतिरोधक की यानी रंग रोकने की, प्रतिरोधक यानी रंग को रोकने की, कि उस स्थान पर हमें रंगना नहीं है। तो बाटिक रंग प्रतिरोधक की एक अन्य तकनीकी है। इस विधि में रंग का प्रतिरोधक मोम की सहायता से किया जाता है। मान लो अब हमें यहाँ पर कोई मछली का डिजाइन बनाना है, ठीक है। अब मछली के रंग में हमें दूसरा रंग बनना है,
ठीक है, और बाकी के हमें एक रेड कलर का पूरे कपड़े को करना है। तो इस रंग में इसमें क्या कर दिया जाएगा, मोम भर दिया जाएगा ताकि इसके अंदर रंग ना चढ़े। इस विधि में रंग का प्रतिरोध मोम की सहायता से किया जाता है। वस्त्र के चुनिंदा भागों पर डिजाइन के अनुसार पिघले हुए मोम को लगा देते हैं। जब वस्त्रों की रंगाई की जाती है तब मोम लगे हिस्से पर रंग नहीं चढ़ता। तो देखो, यह मछली, मान लो मछली बनानी है, जगह जगह मछलियाँ बनानी है, ठीक है, तो मछली वाला जो हिस्सा है उस पर रंग ना चढ़े और बाकी के हिस्से पर रंग चढ़ जाए, तो वो मछली वाले हिस्से पर क्या कर दिया जाएगा, मोम को भर दिया जाएगा ताकि उस हिस्से पर क्या ना चढ़े, रंग ना चढ़े और वो ऐसा के ऐसे वो डिजाइन छपी रहे। तब मोम लगे हिस्से पर रंग नहीं चढ़ पाता। परिणाम स्वरूप वस्त्र पर एक नमूना बन जाता है। वस्त्र पर मोम किसी ब्रश या फिर लकड़ी के ब्लॉक की सहायता से लगाया जाता है। तो अब देखो, ये बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर किसी लकड़ी की सहायता से, ब्लॉक की सहायता से वो उस पर लगाया जाता है, मोम लगाया जाता है। अगला है छपाई या प्रिंटिंग। छपाई, जैसा कि आप जानते हैं कि वस्त्र पर रंग से नमूने बनाना है। छपाई का मतलब वस्त्र से क्या बनाना, वस्त्रों पर रंग से क्या बनाना, नमूने बनाना। क्या आप कभी डाकघर गए हैं? हाँ, प्रत्येक पत्र पर एक टिकट लगा होता है। तो डाकघर में हम देखा होगा, प्रत्येक पत्र पर एक टिकट लगा होता है और उस पर फिर क्या किया जाता है, उस पर शाई से, स्टैम्प से, यानी सील लगी हुई होती है। वो सील क्या होती है, ठप्पे से सील लगाते हैं, साये में डुबो के उसको रंगते हैं, फिर उस पर सील लगा दी जाती है। तो वो सील क्या होती है, वो एक मोहर लगा दी जाती है। तो वो मोहर क्या होती है, छपाई का तरीका होता है, ठीक है। तो इसी तरह से छपाई कपड़े पर की जाती है, जिस पर स्याही पेड़ पर स्टेम को दबाकर मुहर लगा दी जाती है। तो जिस पर क्या होता है, स्याही पेड़ पर स्टेम को दबाकर मुहर लगा दी जाती है। हाथों द्वारा छपाई भी ठीक इसी प्रकार करते हैं। एक लकड़ी के ठप्पे पर नमूना खोदकर अंकित किया जाता है। इस ठप्पे को गाढ़े रंग में घोल में डुबोकर वस्त्र पर लगाकर डिजाइन अंकित कर लिया जाता है। इसे ब्लॉक प्रिंटिंग या ठप्पे की छपाई भी कहते हैं। तो ठप्पा छपाई, तो कई बार आपने देखा होगा, अब देखो यहाँ पर डिजाइन है ना, कई बार आपने देखा होगा कुछ मेहंदी लगाने वाले होते हैं तो उनके पास ठप्पे होते हैं कुछ, है ना, ब्लॉक बने हुए होते हैं, उसमें डिजाइन होती है, तो वो उसमें मेहंदी को उसमें दबोते हैं, रंगीन वाली मेहंदी में फिर हमारा हाथ पे छाप देते हैं, है ना। तो वो भी क्या है, वो भी ठप्पा छपाई तो है ना। तो इस तरह से, और सील होती है, मुहर होती है, तो मुहर भी एक ठप्पा छपाई का उदाहरण है। तो इस तरह से ब्लॉक बने हुए होते हैं, उस ब्लॉकों से क्या करते हैं, कपड़े पर छपाई की जाती है। इसे ब्लॉक प्रिंटिंग या ठप्पे की छपाई भी कहा जाता है। यही प्रक्रिया घर पर उपलब्ध वस्तु की सहायता से भी की जा सकती है। आप अपनी कल्पना शक्ति से कई दिलचस्प नमूने बना सकते हैं। तो अपने घर पर भी हम इस तरह के नमूने बना सकते हैं। कैसे, जैसे देखो, है ना, हमारे घर में आलू वगैरह होता है, शिमला मिर्च होती है, उसको काट लिया, फिर उसको रंग में डुबोया और आप कपड़े पर छाप दिया, है ना। आलू के अंदर कुछ डिजाइन बनाई काट के और फिर उसको रंग में डुबोकर आपने बना लिया, छाप दिया कपड़े पर। इस तरह भिंडी होती है, भिंडी को काटा, भिंडी के अंदर डिजाइन आती है, उसको आपने रंग में डुबोकर भी आप क्या कर सकते हो, उस पर छाप सकते हो किसी कपड़े पर। तो अब देखो, ये छपाई की गई है। नीचे कुछ नमूने दिए गए हैं। ये नमूने घर पर पाई जाने वाली सामग्री से ही बनाए गए हैं। क्या आप कुछ अन्य नमूनों व डिजाइनों से के विषय में सोच सकते हैं? तो ये देखो, ये आलू है, ये आलू है, आलू को काट के इस तरह की डिजाइन बनाई गई है ना। ग्लास से डिजाइन बनाई गई है, ये चूड़ियाँ वगैरह है, ग्लास वगैरह है, इससे बनाई गई है ये डिजाइनें, है ना। तो इस तरह से अपन डिजाइन घर पर भी छाप कर सकते हो, छापा पत्ती के अंतर्गत आता है। अब ये कुछ क्रियाकलाप दे रखी है। अभी आपने क्या सीखा, अब यहाँ पर पाठ कंप्लीट होता है। ये शॉर्ट में पूरे पाठ का बता रखा है, पॉइंट पॉइंट दे रखे हैं कि आधारभूत परिषद जम क्या आता है, विशिष्ट परिषद जम क्या आता है, रंगाई द्वारा परिषद जम में रंग और छपाई, ये पूरा दे रखा है। तो उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। तो इस पाठ के अंतर्गत आपको विशिष्ट परिषद क्या है, आधारभूत परिषद क्या है, उसके बारे में आपको समझना है, ठीक है, याद रख के जाना है। और इसके अलावा परिषद किसे कहते हैं, अपरिषदित कपड़े कौन से होते हैं, ठीक है, किस किस तरह से विशिष्ट परिषद की जाती है, मर्सीकरण क्या है, विरंजन क्या है, आधारभूत परिषद क्या है ना, सरदर्दीकरण क्या है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको याद करके जानी है। तो हर पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक दो बार आप वीडियो को देखोगे, आपको पाठ अच्छे से याद हो जाएगा और उसके बाद आप पाठ के प्रश्न उत्तर को याद कर सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।